शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जय श्री राम दोस्तों, ज्योतिष की इस पाठ श्रृंखला में आज हम पाठ संख्या 4 पर आ गए हैं। पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था, सबसे पहली वीडियो में मैंने राशि और उनके स्वामियों के बारे में बताया। उसके बाद मैंने नवग्रह के नाम बताए, नवग्रह क्या होते हैं, राशि शब्द कहाँ से आया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में बताया कि ग्रह की कौन कौन सी अवस्था होती है, कब कुपित होता है, कब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ग्रहों के उच्च नीच के बारे में दिया था। आज मैं आपको ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि, समराशि, मित्र राशि, शत्रु राशि, इन सब के बारे में बताऊंगा। और ग्रह अस्त वक्री ये क्या होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया पिछली वीडियो में दे चुका हूँ और आगे भी इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे ग्रहों के उच्च नीच, शत्रु, मूल त्रिकोण राशि, सम, मित्र राशि और ग्रहों का षडबल। ठीक है, षड का मतलब होता है 6, षड का मतलब क्या होता है 6। ठीक है, तो ग्रहों का जो बल होता है कि कौन ग्रह कितना पावरफुल है वो हम 6 तरीकों से देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये 6 बेसिक तरीके हैं और अगर आप ये भी सीख जाते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रहों की उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु राशि और नीच राशि। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मैं इसके बारे में आपको पहले दे चुका हूँ, ब्रीफ में एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को। उच्च राशि क्या होती है ग्रहों की? ग्रहों की उच्च राशि का मतलब होता है जिस राशि में ग्रह मोस्ट पावरफुल होता है। अगर बेसिक तौर पर बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंडली में ग्रह उच्च का हो जाएगा तो 100% पावरफुल हो जाएगा, लेकिन एक बेसिक नेचर क्या है कि उच्च राशि के अंदर जो ग्रह है वो 100% रिजल्ट देने की कोशिश करता है। जब हम कुंडली में इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हम और स्थितियां भी देख लेंगे, किस राशि में है तो उच्च राशि में है, ये तो ठीक है, लेकिन किसके साथ बैठा है, ठीक है, किसकी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने कुंडली में देख लिया ग्रह उच्च का 100% रिजल्ट दे देगा, बात खत्म, ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्थितियां है, लेकिन बेसिक से हम स्टार्ट करें तो उच्च में क्या होगा, लगभग वो 100% अपना रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। फिर होती है ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि, इस राशि में जो ग्रह है, मूल का मतलब रूट। अब जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, जिसके पास जड़ है वो जमीन के अंदर है, तो क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। तो इस मूल त्रिकोण राशि में ग्रह लगभग अपना 80% फल देने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर आता है मित्र राशि। ठीक है, मैंने इसमें जो सौराशि है ना उसको काउंट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला वीडियो था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सा ग्रह है और उसकी कौन सी राशि है। तो जो ग्रह की राशि का मतलब क्या हो, उसकी खुद की राशि है। तो अपनी खुद की राशि में जो ग्रह है वो लगभग 60% रिजल्ट देने की कोशिश करता है। उसके बाद जो ग्रह ज़्यादा कंफर्टेबल किसके अंदर, मित्र राशि के अंदर है। ठीक है, अभी फ्रेंड की राशि हुई, चलो तभी अच्छी बात, उसको होम लाइक फील होगा, अपने घर जैसा होगा। सम, उससे ज़्यादा क्या, फिर सम। सम का मतलब क्या हुआ, ना मित्र ना शत्रु, चलो ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर शत्रु राशि के अंदर और नीच राशि के अंदर बैठा होगा तो क्या होगा, ग्रह अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा ही नहीं पाएगा। एक आदमी शत्रु के चारों तरफ से घिरा होगा, शत्रु की राशि शत्रु के घर में बैठा है, तो क्या है कि वो अपना जो प्रभाव है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसके ट्रेट्स है, वो अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी ये अच्छे से नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि उच्च राशि क्या है, मूल त्रिकोण राशि क्या है, मित्र समराशि, नीच राशि क्या है। ठीक है, एक बार मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। ये तो आपको जान चुके कि उच्च राशि में जहाँ पे ग्रह ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मूल त्रिकोण राशि में भी क्या है, अपने घर से भी ज़्यादा कंफर्टेबल मूल त्रिकोण राशि में। अब वो बहुत बार ऐसा होगा कि उसकी मूल त्रिकोण राशि वही है जो उसकी खुद की राशि है, लेकिन एक ट्विस्ट है, आपको आगे पता चलेगा कि क्या डिफरेंस क्या फिर उसकी। ठीक है, मित्र राशि मतलब क्या है कि जो मैंने ग्रहों के दोस्त बताए थे ना कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। तो अगर मान लीजिए सूर्य है, अगर चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा सूर्य का मित्र है, कंफर्टेबल, लेकिन शनि सूर्य का शत्रु है, तो शनि की राशि में बैठेगा तो अनकंफर्टेबल। ऐसे सब मतलब जो ना तो उसका मित्र है ना शत्रु है उसकी राशि में। शत्रु का आपको मैंने बता दिया। नीच का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ग्रह लीस्ट पावरफुल हो जाता है। ठीक है, अब ये उच्च राशि किस ग्रह की, कौन सी राशि उच्च है, कौन सी मूल त्रिकोण है, कौन सी क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास 12 राशियां हैं, आप सभी जानते हैं। तो मैंने स्लाइड्स बना के आपके लिए एक प्रेजेंटेबल
लेक्चर की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले जो राशि है ये है राशि, किस राशि की बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ मेष राशि की। किस राशि की बात कर रहा हूँ? मेष राशि की। और इस राशि के अंदर क्या है, मेष राशि के अंदर जो सूर्य भगवान है, जो सूर्य ग्रह है वो तो उच्च के होते हैं, और जो शनि होता है वो नीच का होता है। मतलब मेष राशि के अंदर सूर्य, सन इज वेरी कंफर्टेबल एंड सन इज वेरी अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो मेष राशि जो है वो सूर्य की उच्च की राशि है, और जो शनि के लिए ये क्या है, नीच की राशि है। और मंगल की है खुद की राशि है, सव राशि है। और मंगल की है वैसे मूल त्रिकोण राशि भी है। ये हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आगे आपके लिए एक पूरी टेबल बनाई हुई है। यहाँ पे मैंने कहा कि आपको दोबारा से ध्यान आ जाए कौन सी राशि है, कौन सी राशि क्या सिंबल है, कौन सी राशि क्या नंबर है। ठीक है, वो भी क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको दोबारा से इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मेष राशि में शनि उच्च का, सॉरी मेष राशि में सूर्य उच्च का और शनि नीच का। आगे देखिए, आगे हमारे पास राशि क्या है, वृष राशि है। वृष राशि में क्या है, जो हमारे चंद्रमा है वो उच्च के होते हैं। इसमें कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, कोई भी ग्रह इसमें नीच का नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ चंद्रमा जो है वो उच्च के होते हैं। ठीक है, शुक्र की राशि, इसकी राशि स्वामी कौन है, शुक्रदेव है। आगे देखिए, मिथुन। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिसके अंदर कोई ग्रह ना तो उच्च का होता है ना नीच का होता है। हाँ, और इसके जो स्वामी होते हैं वो बुध ग्रह जो है उसके स्वामी है। उसके बाद देखिए कर्क राशि। कर्क राशि में क्या है, कर्क राशि में जो देवगुरु बृहस्पति है, गुरु ग्रह है, वो क्या है, उच्च के होते हैं, और जो मंगल ग्रह है वो क्या होते हैं, नीच के होते हैं। अब एक बात और बता दो आपको, कौन ग्रह किस राशि में उच्च का क्यों होता है, नीच का क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि अगर एक ही इसमें सब कुछ करने लग जाएगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा इसमें। फिलहाल जब आप ये याद कर लेंगे ना कि कौन सा ग्रह उच्च का, कौन सा ग्रह नीच का कहाँ पे है, तो इससे भी फिलहाल आपका काम चल जाएगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जब मुझे सूटेबल लगेगा, कि अगर मैं इसकी स्टोरीज ही बताऊं कि कर्क में गुरु उच्च का क्यों है, मंगल नीच का क्यों है। थोड़ा सा कर्क के बारे में बता देता हूँ। जो गुरु है, ठीक है, गुरु है, अगर कर्क राशि देखा जाए तो गुरु की राशि से अष्टम पड़ती है। अब ये अष्टम क्या होता है ये बाद में पता चलेगा आपको। या अष्टम पे मैंने क्यों स्ट्रेस दिया है, क्योंकि अष्टम ग्रह जो होता है ना वो आयु का, मृत्यु का, इसका भाव होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अष्टम में, और जो चौथा राशि कैंसर है, कर्क है, ये हृदय का कारक होती है। तो गुरु ग्रह के अंदर क्या विशेषता है कि वो हृदय परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, बोलते हैं ना एजुकेशन भी तो हृदय परिवर्तन कर देती है। बहुत सारी बायसनेस होती है, बहुत सारी जो मिसकंसेप्शन होते हैं। अगर कोई बंदा एजुकेटेड होता है तो उससे क्या होता है कि फिर वो सही कॉन्सेप्ट की तरफ जाने लगता है। तो गुरु जो होते हैं वो कर्क में उच्च के होते हैं। लेकिन जो मंगल है, मंगल के लिए ये नीच की राशि। क्यों? मंगल सेनापति है ग्रहों की। उसमें अगर मंत्रिमंडल पूरा देखेंगे हायरार्की में, तो अब सेनापति का काम क्या है, सेनापति इमोशनल नहीं होना चाहता। ठीक है, हृदय के लिए उसके पास ज़्यादा जगह नहीं है। जो ज़्यादा सोचेगा कि अरे मैं इतने आदमियों को मार दूंगा, तो फिर सेनापति युद्ध कैसे करेगा। ठीक है, कर्क वैसे, कर्क की राशि स्वामी जो है चंद्रमा की खुद की राशि है ये। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको, पीछे मैंने टोरस का जिक्र किया था। ठीक है, टोरस राशि क्या है, वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि है। बाकी जितने भी ग्रह हैं जिनकी मूल त्रिकोण राशियां है, वो मूल त्रिकोण राशि उनकी खुद की राशि ही है। लेकिन चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी मूल त्रिकोण राशि भी उसकी राशि में है, जिसकी मूल त्रिकोण राशि भी उसकी उच्च की राशि में ही है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि चंद्रमा उच्च का है या मूल त्रिकोण राशि में है, ये बताएंगे हमें उसकी डिग्री की, कितने डिग्री पे चंद्रमा बैठा है, वो हम पढ़ेंगे आगे भी। ठीक है, उसके बाद आता है सिंह राशि, सूर्य की राशि होती है, लेकिन इसमें कोई ग्रह उतना उच्च का होता है ना नीच का होता है। बाकी एक रूल होता है, कोई ग्रह जो अपनी राशि, जिस राशि में उच्च का होगा ना, उससे 7th राशि में क्या होगा, नीच का होगा। और कुछ पेयर भी हैं ये, जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च के, शनि नीच के। ठीक है, अब तुला राशि में क्या होगा, शनि उच्च के, सूर्य नीच के। पेयर बन गया सूर्य का और शनि का। ठीक है, इधर मेष है, इधर तुला है, या सूर्य उच्च के, शनि नीच के, यहाँ पे शनि उच्च के, सूर्य नीच के, बिल्कुल पेयर बन गया। ऐसे ही कर्क राशि में क्या है, गुरु उच्च के, मंगल नीच के। फिर क्या होगा, मकर राशि में मंगल उच्च के, गुरु नीच के। ठीक है, आगे देखिए, कन्या। कन्या राशि इज वेरी इंटरेस्टिंग। वर्गो, ये बहुत इंटरेस्टिंग राशि है। ये बुध की खुद की राशि भी है,
मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च की राशि भी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि बुध देव जो है वो मूल त्रिकोण में बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे हैं या उच्च की राशि में बैठे हैं? अब इससे डिफरेंस क्या पड़ता है? डिफरेंस पड़ता है फलादेश में, फल में कितना पावरफुल है वो, उसमें हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो ये भी उसकी डिग्री बताएंगे। आगे बताऊंगा, पूरा चार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसमें आगे बताऊंगा मैं कि बुध कब उच्च के होंगे, कब खुद की राशि के होंगे और कब मूल त्रिकोण में होंगे, और शुक्र इस राशि में क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। फिर बात करते हैं तुला की। अभी मैंने बताया आपको कि तुला राशि में जो शनि है वो उच्च के होंगे और जो सूर्य है वो क्या होंगे, नीच के होंगे, जस्ट अपोजिट टू मेष राशि। अब मैंने 8वीं राशि और 9वीं राशि को स्किप किया है। वृश्चिक राशि में क्या होगा, जो चंद्रमा है वो नीच के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टोरस से, वृष राशि से ये 7th पड़ती है, इसलिए क्या होगा, वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। ठीक है, वैसे वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। उसके बाद धनु राशि जो है, धनु राशि में ना कोई ग्रह उच्च का होता है ना कोई ग्रह नीच का होता है, लेकिन धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की, गुरु ग्रह की, जुपिटर की खुद की सौ की राशि है और उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। ठीक है, तो उसमें ना कोई ग्रह उच्च का होता है ना नीच का होता है। फिर आ जाती है हमारे पास मकर राशि। ये मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कर्क राशि में गुरु उच्च के मंगल नीच के, मकर राशि में मंगल उच्च के गुरु नीच के, पेयर है। और वैसे मकर क्या है, शनि की राशि है, शनि इसके स्वामी है। और देखिए मंगल का शत्रु है शनि, लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पे उच्च का है, कंफर्टेबल है, वेरी कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक पराक्रमी योद्धा को अपना पराक्रम दिखाने का मौका घर में मिलेगा या शत्रु के पास मिलेगा, मित्र के पास मिलेगा, शत्रु के पास मिलेगा। तो इसका ऑब्वियस जवाब है कि वो अपने शत्रु के साथ ही बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव फील करेगा, एग्रेशन दिखाएगा। हाउस जो होम है, हमारा घर है, हमारा घर इज नॉट द करेक्ट प्लेस टू शो एग्रेशन, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बाकी शत्रु के सामने हम एग्रेशन दिखाएंगे, उसी को बुरा भला कह सकते हैं, लड़ाई करेंगे। तो मंगल क्या सेनापति है, बैटलफील्ड। ठीक है, तो वो उसको छोड़ नहीं सकता। 11वीं राशि एक्वेरियस कुंभ, ये भी शनि की राशि है और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। उसके बाद देखिए ये हमारे पास आ गई मीन राशि। इसमें शुक्र उच्च के, बुध नीच के, जस्ट अपोजिट टू वर्गो, जस्ट अपोजिट टू कन्या राशि। कन्या राशि के विपरीत, कन्या राशि में क्या है, बुध उच्च के हैं, शुक्र नीच के हैं, लेकिन मीन में क्या है, शुक्र उच्च के हैं और बुध नीच के हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था राशि के इसमें कि इसका जो सिंबल है, ये क्या, दो मछलियाँ के क्लोज लूप बना रही है। ठीक है, उसका पूछ उसका मुंह। शुक्र क्या, पैसे का कारक है। तो शुक्र यहाँ पे उच्च का क्यों होता है, शुक्र यहाँ पे उच्च का इसलिए होता है क्योंकि पैसा आपका जब बढ़ेगा जब आप उसको चलन में लेके आएंगे। आपने एटीएम से पैसे निकाले अपने अकाउंट से और तिजोरी में रख दिए, उस पैसे की वैल्यू घटेगी। टाइम के साथ इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, उसकी वैल्यू घटेगी। जो चीज़ आज 100 रुपये की मिल रही है, 1 साल बाद हो सकता है कि वो 110 रुपये की मिले, 105 रुपये की मिले। लेकिन अगर आपने आज 1000 रुपये तिजोरी में रख दिए तो 1000 की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वैल्यू से हमारा क्या तात्पर्य है, वैल्यू हम कैसे देखते हैं कि उसके अंदर हम सामान कितना ले पाएंगे। आज मान के चलो कोई वस्तु 1 किलो हम 100 रुपये की मिल रही है, बाद में क्या होगा, 105 रुपये की मिलेगी। ठीक है, तो वैल्यू उसकी घट जाएगी। लेकिन वहीं उस पैसे को हमने इन्वेस्ट कर दिया, कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ किया, ठीक है, उसको रेंट पे दिया, कुछ ऐसा किया कि पैसे को फ्लो में लेके आए, तो क्या होगा, वो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं चार्ट से आपको समझाऊंगा कि कौन सा ग्रह है, मूल त्रिकोण राशि क्या है, खुद की राशि कौन सी है, उच्च की राशि कौन सी है और कितने डिग्री पे है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक वर्ड है परम उच्चांश, परमोच्चांश। ये मैं संधि विच्छेद करके बताया आपको। मतलब इस डिग्री पे जो प्लेनेट है उसकी जो पावर है वो पीक पे रहेगी। ठीक है, देखिए आपको चार्ट से समझ आएगा। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं। जो सूर्यदेव है, इसके साथ में लिखा है पाप या शुभ, पाप या क्रूर, पाप या क्रूर। पापी क्यों लिखा? वैसे मैंने जब आपको बताया था ग्रहों के बारे में तो मैंने कहा सूर्यदेव क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह नहीं है। लेकिन पापी ग्रह का मतलब क्या है कि कई बार सूर्यदेव भी जब अफ्लिक्शन में आ जाते हैं, प्रताड़ित हो जाते हैं, तो क्या होता है
कि लिविंग सिग्निफिकेंस की हानि कर बैठते हैं, इसलिए इसको पापी ग्रह के श्रेणी में थोड़ा रख दिया गया है। बाकी जब हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्रूर का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब देखिए, सिंह राशि इनकी खुद की राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी राशि की बात हो रही है, कहाँ पे क्या है। तो अगर सूर्यदेव सिंह राशि में 21 से 30 डिग्री के बीच में है तो क्या होगा, ये सौग्रही कहलाएंगे। ठीक है, और 0 से 20 डिग्री में है सिंह राशि में तो मूल त्रिकोण राशि होगी। मतलब 0 से 20 डिग्री में ज़्यादा पावरफुल होंगे एज कम्पेयर टू 21 से 30 डिग्री, एज कम्पेयर टू 21 टू 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर उच्च और नीच राशि की बात की जाए तो मेष राशि में उच्च के है, तुला राशि में नीच के है, 10 डिग्री पे परम उच्च के है और 10 डिग्री पे परम नीच के है। अब ये नहीं कि ग्रह देख लिया, सूर्यदेव मेष राशि में देख लिए 1 डिग्री पे है, अरे उच्च के बैठे सब कुछ नहीं। अगर 10 डिग्री पे है तो मोस्ट पावरफुल। अब 11 पे 12 पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन उतना नहीं देंगे जितना 10 डिग्री पे देंगे। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ पे काम आती है, जैसे सूर्य से रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, सूर्य से गवर्नमेंट का कारक है, उच्च अधिकारी जो होते हैं, तो उनमें क्या सूर्य का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें समझने में हमारे काम आएंगी कि गवर्नमेंट में वाले कोई एक बंदा तो इंस्पेक्टर लेवल का, एक बंदा IAS लेवल का, इन दोनों के लेवल में काफ़ी डिफरेंस है। और उस इंस्पेक्टर का लेवल का जो बंदा होगा उसका सूर्य भी ठीक दिखेगा। तो वहाँ पे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सूर्य का भी एक रोल है। आगे देखिए, आगे हमारे पास जो प्लेनेट है वो चंद्रमा है। इसमें भी लिखा है शुभ या पाप। शुभ या पाप इसलिए लिखा है क्योंकि चंद्रमा को मैंने बताया था आपको कि एक विशेष कंडीशन के अंदर जो चंद्रमा है वो शुभ होते हैं। वो कंडीशन कौन सी है, अमावस्या से 6 तिथि पहले और 6 तिथि बाद में, इस टाइम पे अशुभ होते हैं, बाकी सब में शुभ होते हैं। सवग्रही होते हैं कर्क राशि में, कर्क राशि क्या खुद की राशि है। ठीक है, वृष राशि में क्या है, परम उच्च 3 डिग्री के होते हैं। ये वृष राशि में 3 डिग्री पे उच्च के होते हैं, परम उच्च के होते हैं, और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पे नीच के हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अपनी राशि से 7वीं राशि में, और अपनी राशि से जब हम गिनेंगे तो उस राशि को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ चंद्रमा के केस में। जैसे वृष, चलो उंगली पे ऐसे गिनता हूँ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, और ये 5वीं कन्या, फिर तुला और वृश्चिक। देखो 7वीं राशि हो गया। ठीक है, जब हम कुंडली का जो डायग्राम बनाएंगे ना तो उससे बहुत इजीली समझाएगा कि बिल्कुल सामने होगी वो उसकी 180 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन इसकी मूल त्रिकोण राशि क्या है, वृष राशि है 5 से 30 डिग्री। क्या है, 5 से 30 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि आपने चंद्रमा वृष राशि में देख लिया अरे चंद्रमा उच्च का है, नहीं। अगर 0 से 4 डिग्री है तो वो उच्च का कहलाएगा, और 5 से 30 डिग्री है तो वो उसकी मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी। चंद्रमा उतना पावरफुल नहीं होगा जितना 0 से 4 डिग्री पे होगा, और 3 डिग्री पे मोस्ट पावरफुल। आगे देखिए, मंगल ग्रह जो है पाप ग्रह की श्रेणी में, तो आपको पता है इसकी खुद की राशि कौन सी है, मेष और वृश्चिक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मेष में खुद का, मेष इसकी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन मेष इसकी खुद की राशि भी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि अगर मंगल ग्रह मेष राशि में है तो मूल त्रिकोण में है या खुद की राशि में कहलाएगा। तो देखिए, मेष राशि में 13 डिग्री से 30 डिग्री तक तो ये सौग्रह कहलाएंगे, और 0 डिग्री से 12 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण में कहलाएंगे। उच्च राशि उनकी मकर है, नीच राशि कर्क है, परम उच्च 28 डिग्री पे, परम नीच भी 28 डिग्री पे। ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में जा रहा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बुध ग्रह जो है शुभ भी हो सकते हैं, पाप भी हो सकते हैं, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा है बुध। मिथुन और कन्या की खुद की राशि है। अब देखिए, कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक ये उच्च के होंगे, परम उच्च होगा 15 डिग्री पे। मीन राशि में 15 डिग्री पे नीच के होंगे। कन्या राशि में क्या होगा, 16 से 20 डिग्री तक ये क्या हो जाएंगे, मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी। और सौग्रही कब कहलाएंगे, सौग्रही कहलाएंगे 21 से 30 डिग्री तक। देखो 3 चीज आ गई ना, उच्च की राशि 0 से 15, फिर 16 से 20 मूल त्रिकोण राशि, और खुद की राशि 21 से 30। तो बुध ग्रह की डिग्री के अनुसार हम देख सकते हैं कि वो कितना पावरफुल है। अब एक ही राशि में 3 राशियां हैं, लेकिन उनकी डिग्री डिफ्रेंशिएट कर देगी कि कितना पावरफुल है या नहीं है। अब ये भी नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि 0 से 6 डिग्री पे तरुण अवस्था है तो कितनी पावर होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन ये रूल्स जो है आगे आगे जाके मॉडिफाई होते रहेंगे, हर एक के लिए नहीं है वो सारी चीज़ें। जैसे अभी आगे हमने चंद्रमा के केस में पढ़ा हमने कि 3 डिग्री पे परम उच्च का हो जाएगा, लेकिन 3 डिग्री तो बालावस्था है। अगर वृष राशि विषम राशि है तो देखेंगे तो वृद्धावस्था है,
वृद्धावस्था से पावर बहुत कम होती है, 25% रिजल्ट मिलता है, लेकिन परम उच्च का 3 डिग्री पे होता है। तो वो रूल भी है, वो बेसिक रूल है। अब जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे स्पेसिफाई चीज़ें होती जाएंगी, क्योंकि जितना हम चीज़ों को स्पेसिफिक करेंगे उतना ही हमारे पास रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, गुरु हमेशा शुभ रहते हैं। ठीक है, धनुर्मिनी 2 राशि है इनकी, मूल त्रिकोण राशि धनु है। ठीक है, और खुद की राशि भी धनु है, तो 0 से 10 डिग्री पे मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी, 11 से 30 पे ये सौ राशि कहलाएंगे। कर्क में 5 डिग्री पे परम उच्च अंश के, और मकर में 5 डिग्री पे नीच के। अब देखो 5 डिग्री बालावस्था में आएगी, कर्क अवस्था विषम राशि है तो वृद्धावस्था में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या 5 डिग्री पे परम उच्च हो जाएंगे। ऐसे शुक्र जो है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करता हूँ भाई। शुक्र ग्रह जो है हमेशा शुभ रहते हैं। वर्ष तुला में खुद की राशि है, तुला में 0 से 15 डिग्री पे मूल त्रिकोण, 16 से 30 डिग्री में ये सवग्रह हो जाएंगे। मीन में परम उच्च 27 पे, और कन्या में नीच के 27 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ भी देखो 27 पे हो रहा है लास्ट वाले फेज में। ठीक है, किसमें, चाइल्ड वाले बाल अवस्था में। शनि क्या है, हमेशा पाप ग्रह, मकर कुंभ खुद की राशि है। कुंभ राशि में 0 से 20 डिग्री मूल त्रिकोण, 21 से 30 डिग्री उनकी खुद की राशि सौ राशि। तुला में परम उच्च 20 पे, मेष में परम नीच 20 पे। राहु और केतु हालांकि ये दोनों पापी ग्रह है। दूसरी बात, इनकी उच्च नीच और सब ग्रह के राशि जो है ना, इनके बारे में बहुत सारे डिबेट है, जो मैं जान पाया हूँ मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आगे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि इससे डिफरेंट हुआ तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। अभी तक मैं जितना जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो खुद की राशि क्या है, राहु की कन्या है और केतु की मीन है। राहु बहुत कंफर्टेबल है कन्या राशि में और छठे घर में, और केतु ऐसे ही मीन में और 12वें घर में। और उच्च राशि इसकी मिथुन है और नीच राशि धनु है। इसकी उल्टा हो जाएगा, धनु राशि इसकी उच्च की है, मिथुन राशि नीच की है। मूल त्रिकोण राशि राहु की कुंभ की है, और केतु की क्या है, सिंह की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये चीज़ समझ में आगे होंगे। एक बार में ये याद नहीं होंगे, लेकिन मैं इतना लंबा जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ मैं, ये मूल त्रिकोण राशि और इसका सारी चीज़ समझा के, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। थोड़ा बहुत आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आपको समझ में आएगा। रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, और जब तक ये चीज़ें याद नहीं होंगी हमें आगे बढ़ने में बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि मैं आगे सीधा यूज कर दूंगा। ठीक है, कैसे यूज कर दूंगा, गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में बैठे, मैं बोलूँगा गुरुदेव बृहस्पति जो है कर्क राशि में बैठे हैं, उच्च के है, उसका ये परिणाम होगा। अब उच्च का जब आपको पता ही नहीं होगा कि गुरुदेव कौन सी में होती है, या चार्ट को देखते ही आपको चीज दिमाग में ये तो बेसिक आना चाहिए ना, कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा, पीड़ित है नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए अब हम ग्रहों के षडबल के बारे में पढ़ते हैं कि पावर कैसे देखेंगे। एक तो मैंने इस तरीके से बता दिया, उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि सौ राशि में, उच्च राशि में लगभग 100% रिजल्ट देने की कोशिश करेगा ग्रह, मूल त्रिकोण राशि में 80%, सौ राशि में 60%, ऐसी उसकी घटती जाएगी, और शत्रु राशि में बिल्कुल निर्बल हो जाता है। वो अपना इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दे पाता, बल्कि जो कारक तत्व है उसके वो और प्रभावित हो जाते हैं, उसको नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम षडबल के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों के बल का मापक षडबल, मतलब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ग्रह कितना पावरफुल है, उस ग्रह की पावर से ही डिसाइड होगा। जैसे कुंडली में 6th हाउस जो होता है वो क्या होता है कि रोग ऋण रिपु शत्रु इसका होता है। ठीक है, तो आप रोगी होंगे या डॉक्टर होंगे ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप रोगी होंगे या डॉक्टर होंगे ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप चोर होंगे या पुलिस होंगे, दोनों ही जेल में रहते हैं, तो चोर होंगे या पुलिस होंगे ये कहाँ से पता चलेगा, ये ग्रहों की स्थिति से बल से पता चलेगा। अगर ग्रह अफ्लिक्शन ज़्यादा आ जाता है, प्रभावी ज़्यादा हो जाता है, पाप ग्रहों के प्रभाव ज़्यादा आ जाता है, तो फिर वो नेगेटिव की तरफ जाता है, फिर रोग की तरफ, जेल यात्रा, इन चीज़ों की तरफ लेके जाता है। ठीक है, हर एक भाव में ऐसा कुछ कुछ बनता है, जैसे 12 भाव जेल यात्रा का भी होता है। ठीक है, विदेश यात्रा का भी होता है, तो कई सारी चीज़ें होती है। तो आपको डिसाइड कैसे करेंगे आप लोग डिसाइड कि क्या रिजल्ट उसका आने वाला है, तो वो सारी चीज़ें हमें ग्रह की पावर से पता लगेगी कि कौन सा ग्रह कितना पावरफुल है। तो सबसे पहले षडबल में 6 बलों में, षडबल 6 होता है, तो सबसे पहले षडबलों में क्या है हमारे पास, सबसे पहले षडबलों में हमारे पास है स्थानीय बल। क्या है, स्थानीय बल, कि जो ग्रह है वो किस स्थान पे बैठा है। अब जैसे एक एथलीट है, वो ट्रैक में बहुत अच्छा दौड़ता है, लेकिन उसको कीचड़ में दौड़ाएंगे तो वो क्या पता उतना अच्छा नहीं दौड़ पाए, वैसे क्या पता की बात नहीं है, दौड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ग्रह किस राशि में बैठा है उसके अनुसार हमें पता चल जाएगा। ठीक है, किस जगह पे बैठा है, कौन सी राशि में बैठा, कौन सी भाव में बैठा है, तो उससे उसको बल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ये मैं पहले बता चुका हूँ, मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि, सौ राशि में, उच्च राशि में बैठा होगा तो क्या होगा, उसको बल मिलेगा, उसकी स्थिति अच्छी होगी। तो उसको बोलते हैं स्थान बल की कहाँ पे है तो उसको बल कैसा मिलेगा। उसके बाद देखिए दिग्बल, दिग का मतलब क्या होता है, दिशा, दिग का मतलब क्या होता है, दिशा।
ठीक है। कुछ भाव है कुंडली के अंदर, वैसे कुंडली के अंदर जो भाव है उनकी दिशाएं भी फिक्स है, ठीक है। जैसे ऊपर लगन है उसका पूर्व, नीचे फिर पश्चिम, फिर राइट साइड में दक्षिण, उसमें उत्तर लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो सूर्य और मंगल कुंडली के 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं, परंतु चंद्र और शुक्र 4th भाव में प्राप्त करते हैं, जबकि बृहस्पति और बुध लगन में बली होते हैं और शनि कुंडली के 7वें भाव में दिग्बली होते हैं। बताइए समझ में। सूर्य मंगल कुंडली के 10वें भाव में, चंद्रमा जो है, शुक्र जो है 4थे भाव में, बुध और गुरु लगन के में 1ले भाव में, ठीक है, और शनि 7वें भाव। तो अगर इन भाव में अगर ये ग्रह बैठे होंगे तो उनको ऑटोमेटिक एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त हो जाएगा। अब एक मान ले मैं सूर्य ग्रह की बात कर लेता हूँ। सूर्य ग्रह सिंह राशि में बैठे हैं 8वें भाव में या 7वें भाव में, और वही सूर्य ग्रह सिंह राशि में बैठे 10वें भाव में। तो 10वें भाव में बैठने से क्या होगा, उनका बल बहुत गुना बढ़ जाएगा। कई ज्योतिषियों का यह मानना है, मैं 100% प्रूफ के साथ नहीं कह रहा, लेकिन कई ज्योतिषियों का तो यह मानना है कि जो दिग्बल है वो उच्च राशि से भी कई बार ज़्यादा काम कर जाता है। कि सूर्य अगर तुला राशि में भी बैठा है ना 10वें भाव में, फिर भी अपना अच्छा रिजल्ट दे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको दिग्बल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद आता काल बल। किस टाइम पे, टाइम पीरियड जो होता है ना, उसमें काल बल हम देख सकते हैं। काल बल जैसे गोचर में है, अब मान लिया सूर्य गोचर में है, एक तो दिन के टाइम पे आया है गोचर में और एक रात के टाइम पे आया है, तो डिफरेंस आ जाएगा उनके काल बल। तो देखिए, ज्योतिषियों का मानना है कि वैसे तो जितने भी पाप ग्रह है ना वो कृष्ण पक्ष में बलवान होते हैं। कृष्ण पक्ष आप सबको पता है, मैंने कई सारी वीडियोज में एक्सप्लेन किया है कि जब पूर्णिमा से जब चंद्रमा अमावस्या की तरफ जाता है तो उसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है, और शुक्ल पक्ष में सभी शुभ ग्रह बलवान होते हैं। लेकिन चंद्र मंगल और शनि जो है ना, वो खास तौर पर रात्रि के पहर में बलवान होते हैं। चंद्रमा तो रात का ही कारक है, रात को ही अपनी अच्छी पावर में आता है, तो चंद्र मंगल शनि जो है वो रात में बलवान होते हैं, जबकि सूर्य शुक्र और गुरु दिन में बलवान होते हैं। लेकिन जो बुध ग्रह है वो दिन रात कुछ नहीं है। देखा जाए तो बुध ग्रह भी बहुत मिस्टीरियस ग्रह है। जितने भी कारक हम पढ़ेंगे ना, तो बुध ग्रह क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर ही नहीं होगा, सब में मिश्रित रूप आ जाएगा। कोई वात को दिखाएगा, कोई पित्त को दिखाएगा, कोई कफ को दिखाएगा, बुध मिश्रित, तीनों में से किसी का ही फल दे सकता है। तो बहुत मिस्टीरियस ग्रह है बुध भी। बुध किसी भी टाइम पे भी, दिन और रात हर टाइम पे क्या है, बलवान माना जाता है। आगे देखिए, चेष्टा बल। चेष्टा बल का मतलब क्या होता है कि ग्रह की मूवमेंट कैसी है उसके अकॉर्डिंग उसका बलाबल पता चलता है। तो देखिए, क्या मानते हैं कि आमतौर पर मंगल बुध गुरु और शनि को चेष्टा बल केवल उनकी वक्री अवस्था में प्राप्त होता है। मतलब ग्रह जब वक्री हो जाता है, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा जब बहुत ज़्यादा पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, ऐसा मतलब प्रतीत होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अर्थ की कम रेफरेंस में लगता है कि वो ग्रह जो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप किसी कुंडली सॉफ्टवेयर देखोगे तो वहाँ पर क्या है, आपको स्टार लगा हुआ मिलेगा ऐसे उस ग्रह के ऊपर। इसका मतलब क्या है, वो वक्री है। इसका मतलब क्या है, वो ग्रह वक्री है, ठीक है। तो मंगल बुध गुरु और शुक्र और शनि को चेष्टा बल उनकी वक्र अवस्था मिलता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा चेष्टा बल क्या होता है, सूर्य के मकर राशि में जाने पे, कुंभ मीन मेष वृषभ अथवा मिथुन में अर्थात उत्तरायण होने पर प्राप्त होता है। उत्तरायण कब होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसको उत्तरायण बोला जाता है, और इसी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं। वैसे सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होती, बाकी ग्रह होते हैं ना वही वक्री होते हैं, ठीक है। तो उत्तरायण मतलब मकर राशि के बाद, मकर से मिथुन तक उत्तरायण चलता है, फिर दक्षिणायन शुरू हो जाता है। आगे देखिए, नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल का मतलब क्या है कि नॉर्मली क्या टेंडेंसी है ग्रह की। तो जो ये मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये क्या डिसेंडिंग ऑर्डर है ग्रहों का पावर के रिगार्डिंग। सबसे ज़्यादा पावरफुल सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, फिर मंगल, और लास्ट में शनि। वैसे बलाबल में देखा जाए ना, नैसर्गिक मतलब बेसिक नेचर के रूप में, तो सैटर्न इज ए लीस्ट पावरफुल प्लेनेट, ठीक है। सूर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल, फिर चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और शनि। लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो इसको कोई हरा ही नहीं सकता। ये भी अगर पाप राशि में जाएगा, नीच राशि में जाएगा, राहु केतु का प्रभाव आएगा, शनि का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी परेशान होगा, इसके भी कारक तत्वों में कमी आ जाएगी, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे, जितना हम बढ़ते जाएंगे उतना चीज़ों को समझते जाएंगे। आगे दृष्टि बल। अगर कोई ग्रह अपने मित्र से दृष्टि प्राप्त करता है
शुभ दृष्टि प्राप्त करता है तो क्या होता है, उसका शुभत्व बढ़ता है। वहीं अगर अपने शत्रु से दृष्टि प्राप्त करता है या पाप ग्रह से दृष्टि प्राप्त करता है तो क्या होता है, उसका बल घटता है। वो होगा कि अगर आपकी चारों तरफ आपके वेल विशर्स है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप कंफर्टेबल भी होते हो, ठीक है। लेकिन चारों तरफ आपके नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना क्या हो जाती है कि आप भी नेगेटिव सोचने लग जाते हो, आप भी उन जैसे हो जाते हो। यही तो सत्संगति का मतलब होता है। संगति का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। यार मुझे तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आ गई, वो आपको सुना देता हूँ मैं। गगन चढ़े हूँ रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिले हूँ नीच जल संगा। मतलब जब धूल को वायु का साथ प्राप्त होता है तो वो आसमान में उड़ जाती है, वही जब उसी धूल को पानी का सब संग प्राप्त होता है तो वो कीचड़ मिल जाती है, कीचड़ बन जाती है। तो शुभ ग्रह का जो शुभ ग्रह का साथ मिलेगा, अच्छी दृष्टि मिलेगी तो क्या हो जाएगा, उसकी शुभता में वृद्धि होगी, उसकी लिविंग सिग्निफिकेंस में वृद्धि होगी। लेकिन पाप ग्रह की दृष्टि मिलने से क्या होगा, उसकी शुभता के जो फल है उसमें कमी आ जाएगी। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है भी पता भी हो, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था और ये रूल 2-3 बार वोलेट भी हो चुके हैं, है ना। पिछली वीडियो मैंने क्या बताया आपको कि 0 से 6 डिग्री बाल्यावस्था है, ठीक है। 6 से 12 फिर क्या हो जाती है, तरुणावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे हम, फिर युवा अवस्था आएगी, ठीक है। फिर लास्ट में वृद्धावस्था आ जाएगी, बिल्कुल लास्ट में मृत अवस्था की, ग्रह मर गया, डेड हो गया, कोई भी फल देने ज़्यादा सक्षम नहीं है। लेकिन सूर्य और मंगल क्या है, बाल अवस्था में ही बेहतर परिणाम देते हैं एज कंपेयर टू हाई। सूर्य और मंगल क्या है, बाल अवस्था में ही बेहतर परिणाम देते हैं एज कंपेयर टू उनकी हायर डिग्रीज। वहीं गुरु और शुक्र मध्य अवस्था मतलब 10 से 20 डिग्री में, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। सूर्य मंगल को आप 0 से 10 डिग्री पकड़ के चल सकते हो, वैसे 0 से 6 होती है लेकिन 0 से 10 डिग्री पकड़ के चल सकते हो। गुरु और शुक्र का क्या हो जाएगा 10 से 20, और चंद्रमा और शनि वृद्धा अवस्था में मतलब 20 से 30। इसको रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हो आप, ये करते हैं। और जो बुध है, बुध तो वही मैंने बताया ना, बुध इज वेरी मिस्टीरियस प्लेनेट, तीनों अवस्था में बढ़िया फल देते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रहों की पावर समझने के लिए। आपने देख लिया ग्रह उच्च का है लेकिन कितना पावरफुल है, तो उसकी षडबल भी देखा जाएगा, कौन उसको दृष्टि दे रहा है, कौन उसके आसपास है, शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है। कुछ टर्म्स ऐसी मैं यूज करूंगा, जानबूझ के यूज कर रहा था कि आपके मन में सीड डले, आगे आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें बताएंगी कि ग्रह की एक्चुअल स्थिति क्या है। फिर हम जब फलादेश करेंगे तो उसमें त्रुटि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। क्रम से हम इस पाठ को पढ़ते रहेंगे। ज्योतिष गंगा की इस सीरीज में मैं फिर आपके सामने एक ज्ञान रूपी कलश लेकर उपस्थित होऊंगा और ज्ञान अमृत आपको पिलाऊंगा, ठीक है। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक आप सबको जय श्री राम।